कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। हम लोग जो 12th आपकी कक्षा 12 इतिहास का चौथा अध्याय जो पढ़ रहे हैं उसका एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है रावचंद्र सेन। ठीक है बेटा, आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं उसका नाम क्या है? रावचंद्र सेन। मेवाड़ के इतिहास के बारे में, मारवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं आज। और मारवाड़ के इतिहास के अंदर रावचंद्र सेन का नाम महत्वपूर्ण रूप से आता है। इनको भूला बिसरा शासक के रूप में भी जाना जाता है, जिनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा, रावचंद्र सेन के बारे में मैं पढ़ाना आपको चालू करूं तो उससे पहले आप थोड़ा सा रावचंद्र सेन के बारे में आपको बता दूं। इन्होंने जो शासन किया है 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक शासन किया है। से लेकर 1581 ईस्वी तक रावचंद्र सेन के द्वारा शासन किया गया है। कहा जाए तो रावचंद्र सेन जोधपुर के प्रसिद्ध शासक राम मालदेव के पुत्र थे। राम मालदेव के पुत्र थे। राम मालदेव के बारे में मैं बात करूं तो राम मालदेव के समय शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। दोनों के बीच में 1544 में राम मालदेव के समय में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था 1544 ईस्वी में। कब आक्रमण किया था बेटा? 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। दोनों पक्षों के बीच में लड़ाए गए युद्ध को गिरी सुमेर जो पाली में पड़ता है, गिरी सुमेर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गिरी सुमेर के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है, जहां पर राम मालदेव की पराक्रमी सेना में जेता और कूपा ने युद्ध के दौरान कड़ी टक्कर दी थी। जो राम मालदेव हैं, इनके जो सेना नायक थे जेपा और कूपा ने शेरशाह सूरी की सेना को कड़ी टक्कर दी थी। इस कड़ी टक्कर के अंदर एक बार तो ऐसा लगा कि शेरशाह सूरी की पराजय होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में शेरशाह सूरी के मुंह से उनको जब विजय प्राप्त हुई तो विजय प्राप्त होने के पश्चात शेरशाह सूरी के मुंह से कुछ शब्द इस प्रकार निकले थे कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो बैठता। देखिए, मारवाड़ की सेना ने इतना टक्कर दिया कि शेरशाह सूरी के मुंह से जो अल्फाज निकले वो अल्फाज थे कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो बैठता। तो ये मालदेव के बारे में मैं बता रहा था। जोधपुर की राज्य की ख्यात के अनुसार चंद्रसेन का जन्म 1541 के अंदर हुआ। रावचंद्र सेन का जो जन्म है वो 1541 ईस्वी के अंदर रावचंद्र सेन का जन्म हुआ है। जन्म के समय की अगर बात की जाए, राम मालदेव अपने ज्येष्ठ पुत्र राम से अप्रसन्न था। इनका जो सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम राम था, इससे मालदेव जो था अप्रसन्न था। ठीक है। दूसरा जो पुत्र है उसका नाम उदय सिंह था, जो पटरानी रूपादेव के कारण राज अधिकार से वंचित हो गया। दूसरे पुत्र का जो नाम है वो कौन है? उदय सिंह है, जो
मालदेव की जो पटरानी है रूपादेव, उसके कारण वह सिंहासन से वंचित हो गया। यानी कि रामचंद्र सेन की मां का नाम रूपादेव। और अपने जीवन के अंतिम समय के अंतर्गत अगर बात की जाए तो उसकी इच्छा अनुसार मृत्यु के बाद 31 दिसंबर 1562 को चंद्रसेन को 31 दिसंबर 1562 को चंद्रसेन का राजत अभिषेक कर दिया गया, जो जोधपुर के शासक बने। दोबारा से सुन लीजिए, राम मालदेव का पुत्र था रामचंद्र सेन। इनके समय में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था 1544 में, जिसे गिरी सुमेर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जेपा और कूपा के नेतृत्व में सेना ने कड़ी टक्कर दी थी। शेरशाह सूरी के मुंह से शब्द निकल गए थे कि एक मुट्ठीभर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की हिंदुस्तान की बादशाहत को खो बैठता। 1500 आगे चलकर अगर बात की जाए तो राम मालदेव जो हैं वो राम से प्रसन्न थे। उदय सिंह को रूपंदे, जो रामचंद्र सेन की जो मां है, वो शासक नहीं बनाना चाहती थी। फलस्वरूप में रामचंद्र सेन को मालदेव की मृत्यु के पश्चात में मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया गया 31 दिसंबर 1562। आंतरिक विद्रोह का दमन सबसे पहले तो आगे की बात चलती है। एक बार क्या हुआ, शासक बनने के कुछ समय पश्चात में चंद्रसेन ने आवेश में आकर अपने एक चाकर की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? अपना एक चाकर है, उसकी हत्या कर दी। हत्या के उपरांत में इससे जेतमल तथा उससे मेल खाने वाले सरदार अप्रसन्न हो गए और रामचंद्र सेन को दंडित करने के लिए उसके विद्रोही राम, उदय सिंह और रायमल के साथ में एक गठबंधन तैयार किया। और इस गठबंधन ने तैयार किया और तैयार कर उसको उनको आगमन करने के लिए आमंत्रित किया। राम ने सोजत तथा रायमल के सोजत और रायमल ने दूनान प्रांतों में उपद्रव मचा दिया। उदय सिंह ने बंगाली और बासाड़ी पर अधिकार कर लिया। सूचना मिलते ही चंद्रसेन ने उपद्रव को शांत करने के लिए अपनी एक सेना भेजी। राम और रायमल अपनी अपनी जागीरों में लौट गए, लेकिन उदय सिंह ने लोहागढ़ नामक स्थान पर संघर्ष किया। इस युद्ध में उदय सिंह घायल हो गया, चंद्रसेन विजयी रहा। 1563 में रामचंद्र सेन और उदय सिंह की सेनाओं के बीच नागौल नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, किंतु विजय आशा न देखकर उदय सिंह बादशाह अकबर के दरबार में चला गया। किसके दरबार में चला गया? बादशाह जो अकबर है उसके दरबार में चला गया। वो मैंने आपको बात पूरी बता दी है। चाकर की हत्या कर दी। फलस्वरूप में अगर उसके बाद में अप्रसन्न होकर जेतमल तथा उससे मेल खाने वाले सरदारों ने इसके विद्रोही भाइयों को साथ में लेकर आगमन करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अपने अपनी जागीरों में, राम ने अपनी जागीर के अंदर उपद्रव मचाया। इधर उदय सिंह और चंद्रसेन की सेना के मध्य में युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रसेन विजयी हुआ। जब बाद में दोबारा युद्ध हुआ और उसमें आसार नहीं थी कि उदय सिंह को विजय प्राप्त करने के, तो वह अकबर की सेवा में, अकबर की शरण में चला गया, बादशाह अकबर के पास चला गया। जोधपुर पर मुगलों का अधिकार। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जोधपुर पर। जोधपुर पर मुगलों का अधिकार। यहाँ पर रामचंद्र सेन ने अपने नाराज भाई राम, उदय सिंह और रायमल के साथ आपसी कलह के कारण अकबर को हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। जो ये तीन भाई थे, इनमें आपसी कलह था। कलह को देखते हुए अकबर को आसानी से मारवाड़ के अंतर्गत हस्तक्षेप करने का क्या मिल गया? मौका मिल गया। उसने शीघ्र ही हुसैन कुली
खां की अध्यक्षता में एक सेना भेजी जो जोधपुर पर जिसने अधिकार कर लिया। शीघ्र ही अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी क्या भेजी बेटा? एक सेना भेजी। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सेना ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर की ख्याल के अनुसार अभिनंदित वर्णन करते हुए कहा गया है, शाही सेना ने जोधपुर पर 3 बार हमला किया। लगभग 10 माह के घेरे के बाद चंद्रसेन को जब अन्न जल की कमी महसूस होने लगी, जब लगातार घेरा बना हुआ था, रसद सामग्री की कमी हो गई, तो ऐसी स्थिति में रसद सामग्री की कमी के कारण रामचंद्र सेन ने गढ़ का परित्याग कर भद्राजुम जाना पड़ा। रामचंद्र सेन को कहां जाना पड़ा? भद्राजुम। कहां जाना पड़ा बेटा? भद्राजुम जाना पड़ा। और भद्राजुम जाने के पश्चात जोधपुर हाथ से निकल जाने के बाद चंद्रसेन को आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसने अपने रत्न आभूषण आदि को बेचकर अपना खर्च चलाना प्रारंभ किया। उसने अपने जो रत्न आभूषण थे उनको बेच दिया और अपना खर्च चलाना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में पंडित विश्वेश्वर नाथ देव ने अकबर के द्वारा जोधपुर पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण मालदेव द्वारा उसके पिता को हुमायूं को सहयोग में देना बताया। देखिए कुछ विद्वान ये कहते हैं कि राम मालदेव ने हुमायूं को उसकी विपत्ति के समय में कोई सहयोग नहीं दिया था, जिसके कारण अकबर ने इस पर आक्रमण किया। नागौर दरबार। देखिए बात, नागौर दरबार के बारे में बताना चाहूंगा। 1570 ईस्वी में अजमेर यात्रा के समय अकबर ने मारवाड़ के दुष्काल की खबर सुनते ही 1570 में अकबर ने मारवाड़ के अंदर अजमेर यात्रा करते समय अकबर ने मारवाड़ के दुष्काल की खबर पहुंचते हुए वह नागौर पहुंचा और इस अवसर पर उसने सैनिकों से दुष्काल के निवारण के लिए एक तालाब खुदवाया, जिसको शुक्र तालाब के नाम से जाना जाता है। एक तालाब खुदवाया जिसको किस नाम से जाना जाता है? शुक्र तालाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शुक्र तालाब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस वास्तव में दरबार का उद्देश्य मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना था। जो ये दरबार लगाया गया था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि मारवाड़ की जो स्थिति है उसको अकबर बांटना चाहते थे। दूसरा है चंद्रसेन के खिलाफ मुगल अभियान। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, नागौर दरबार के कुछ समय बाद मुगल सेना ने भद्राजुम पर आक्रमण कर दिया। कहां पर आक्रमण कर दिया? भद्राजुम पर आक्रमण कर दिया। कब? नागौर दरबार के कुछ समय पश्चात में भद्राजुम पर आक्रमण कर दिया। 1571 में चंद्रसेन ने भद्राजुम का परित्याग कर सिवाना चला गया। जो चंद्रसेन था, जो भद्राजुम में ठहरा हुआ था, वो यहाँ को उसको छोड़कर कहां चला गया? सिवाना चला गया। ठीक है, चंद्रसेन कहां चले गए? सिवाना चले गए।
फिर उसके पश्चात में सिवाना जाने के पश्चात 1572 में एक तरफ गुजरात में विद्रोह फैल रहा था तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप शासक बनने से मेवाड़ में आक्रमण होने का खतरा पैदा हो रहा था। ऐसी स्थिति में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का शासक बनाकर गुजरात की तरफ भेजा और महाराणा प्रताप गुजरात के मार्ग को रोककर हानि न पहुंचा सके। अब देखिए साहब ने बीकानेर के राय सिंह को क्या किया, मारवाड़ का शासक बनाकर उसको क्या गुजरात जाने वाले मार्ग पर भेजा कि महाराणा प्रताप है वो किसी भी प्रकार से गुजरात के मार्ग को रोक ना पाए, क्योंकि अगर गुजरात का मार्ग रुकता है तो इससे क्या होगा, राज्य को हानि होगी। फिर आगे देखिए क्या होता है बाबू कि 1573 में अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाहकुली खान के साथ जगत सिंह केसर दास भेड़िया बीकानेर के राय सिंह को भेजा। यह सेना सोजत में चंद्रसेन के भतीजे कल्ला को पराजित कर सिवाना पहुंची। अपने सेना नायकों के परामर्श के अनुसार चंद्रसेन ने किले की रक्षा का भार पत्ता राठौर के हाथ में सौंपकर पहाड़ों की ओर चला गया और वहीं से किले को घेरने वाली मुगल सेना पर पासनों द्वारा छापामार पद्धति से आक्रमण कर उसको क्षति पहुंचाई। यानी कि अगर देखा जाए तो क्या हुआ कि चंद्रसेन अपने जो विश्वास पात्र जेता है उसके संरक्षण में किसको छोड़ गया, किले को छोड़कर वह कहां पर चला गया, पहाड़ों की तरफ चला गया। वो वहां पर छुपकर उस पर मुगल सेना पर आक्रमण किया, जिससे मुगल सेना को क्या पहुंचाई, इसके द्वारा क्षति पहुंचाई गई। ठीक है, पत्ता राठौर और चंद्रसेन के समृद्ध सफल प्रतिरोध के कारण राय सिंह अकबर से अतिरिक्त सैन्य सहायता की मांग की। अकबर ने जब बड़ी सेना भेजी तो वह पहाड़ों की ओर चला गया। यद्यपि मुगल सेना पीछा किया किंतु चंद्रसेन को पकड़ने में सफल नहीं हुई। इस असफलता से निराश होकर अकबर ने अपने अमीरों को क्या लगाई थी, कड़ी फटकार लगाई थी। देखिए जब बड़ी सेना है तो सेना भी उसको नहीं पकड़ पाई और वह पहाड़ों की ओर चला गया रामचंद्र सेन। लेकिन जब अकबर को उसको पता चला तो अकबर ने अपने अमीरों को क्या कही, बड़ी फटकार लगाई। और फटकार लगाने के पश्चात में अगर देखा जाए फटकार लगाई यानी कुल मिलाकर देखा जाए अकबर को अपनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। चंद्रसेन को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने 1575 में जलाल खान के नेतृत्व में सिवाना में एक बड़ी सेना भेजी। सैयद अहमद, सैयद आसिफ, शमाल खान आदि ने अमीर शामिल थे। लंबे संघर्ष के दौरान एक दिन अवसर पाकर चंद्रसेन ने अपने सहयोगी देवीदास के साथ मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। देखिए लंबा संघर्ष चला। एक दिन उसने अपने सहयोगी देवीदास के साथ में मुगल सेना पर क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है। और मुगल सेना पर जब आक्रमण कर दिया है तो इस आक्रमण का में जलाल खान मारा गया। इस घटना से शाही सेना को प्रतिष्ठा को धक्का पड़ा। अब अकबर ने शाहजहां खान शाहबाज खान को भेजा। उसने सीख ही देवकोट और गुमान पर अधिकार कर लिया और खाद्य सामग्री समाप्त होने के कारण सिवाना दुर्ग का रक्षक किला को छोड़कर चला गया। और इस प्रकार 1575 में अकबर ने सिवाना के दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और 1575 के अंदर क्या हुआ, अकबर ने सिवाना का जो दुर्ग है इसके ऊपर क्या कर लिया, बात को अधिकार कर लिया। और इस प्रकार सिवाना के दुर्ग भी इनके अधिकार में आ गया। ठीक है, संकटकालीन राजधानी जब सिवाना रामचंद्र सेन के हाथ से चली गई, रामचंद्र सेन की संकटकालीन राजधानी थी ये, जब सिवाना किसके हाथ से चली गई, रामचंद्र सेन के हाथ से चली गई तो निकलने के बाद अक्टूबर 1575 में जैसलमेर के राव हरराय ने पोखरण पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। हरराय ने किसका आक्रमण कर दिया बेटा, पोखरण पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, पोखरण पर आक्रमण के पश्चात में रामचंद्र सेन के साथ रामचंद्र सेन इस समय रामचंद्र सेन की तरफ से किलेदार आनंद नाम पंचोली था। 4 माह के घेरे के बाद राव हरराय ने चंद्रसेन के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह 1 लाख पदिये के बदले पोखरण मुझे दे। क्या उन्होंने जैसलमेर के नाम में एक प्रस्ताव रखा कि आप 1 लाख खरीदे के बदले में
पोखरण मुझे देंगे। जब आपके पास में जब आप मुझे इन्हें वापस लौटा देंगे तो मैं पोखरण आपको दे दूंगा। उस समय रामचंद्र सेन के सामने आर्थिक समस्या भी थी, आर्थिक परेशानियों से भी रामचंद्र सेन जूझ रहे थे। उन्होंने इस बात को मान लिया और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 1 लाख खरीदे लेकर पोखरण वापस और पोखरण का जो क्षेत्र है वो हटाए को दे दिया। ठीक है, उसके पश्चात में पोखरण 1576 में पोखरण पर भाटियों का अधिकार हो गया। ये जो पोखरण है इस पर किसका 1576 में किसका अधिकार हो गया? भाटियों का अधिकार हो गया। पोखरण पर किसका अधिकार हो गया बेटा? भाटियों का 1576 में पोखरण का अधिकार हो गया। पोखरण को अंतिम आश्रय हाथ से निकल जाने के उपरांत चंद्रसेन हताश बिल्कुल नहीं हुआ। जब ये पोखरण का जो क्षेत्र है जब भी उसके हाथ से निकल गया, किसके हाथ से निकल गया? रामचंद्र सेन के हाथ से निकल गया। उसके पश्चात ही रामचंद्र सेन वो हताश नहीं हुए। लगभग 1.5 वर्ष तक सुरोही डूंगरपुर बांसवाड़ा घूमते रहे। 1579 में चंद्रसेन ने सूरबाग के मुगल थाने को लूटा, उसके बाद और अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने अजमेर प्रांत में भी धागे मारने शुरू कर दिए। जब यह समाचार बादशाह को मिला तो अकबर ने पायदल मोहम्मद खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी। चंद्रसेन ने 1580 में इस सेना का सामना किया लेकिन असफल हो गया। देखिए आगे चलकर उन्होंने ये सब कुछ निकलने जाने के बाद में भी हार नहीं मानी है। हार नहीं मानकर फिर उन्होंने अजमेर में धावा बोलना चालू किया, कुछ थानों को लूटना भी चालू किया। ठीक है, इन्होंने जो थाना लूटा था उस थाने का जो नाम है सारवार के मुगल थाने को उन्होंने लूटा था। उसके पश्चात में अजमेर के अंदर कुछ घटनाएं हुई। तत्पश्चात में अकबर के द्वारा एक बार फिर शाही सेना को भेजा गया। ठीक है, और इस समय जो नेतृत्व कर रहा था पायदल मोहम्मद के नेतृत्व में भेजा। चंद्रसेन ने 1580 में इस सेना का सामना किया लेकिन असफल रहे और फिर कुछ दिनों के बाद में पहाड़ों की ओर लौटा पड़ा। चंद्रसेन ने सेना को पुनः संगठित किया। 7 जुलाई 1580 को सोजत पर हमला कर दिया। सोजत पर अधिकार कर उसने सारण के पर्वतों पर अपना निवास स्थान कायम किया। अब देखिए सेना इकट्ठी की है। सेना इकट्ठा करने के पश्चात उन्होंने किसको आक्रमण कर दिया है? सोजत पर द्वारा अधिकार कर लिया। किसका अधिकार कर लिया है? सोजत पर उनके द्वारा से अधिकार कर लिया गया है। और सोजत पर अधिकार करने के पश्चात में बालकों और सोजत पर अधिकार करने के पश्चात में अधिकार करने के बाद में अपना निवास स्थान बनाया। 11 जनवरी 1581 को इनकी क्या हुई है? मृत्यु हो गई। रामचंद्र सेन की मृत्यु कब हो गई है? 11 जनवरी 1581 में मृत्यु हो गई। 11 जनवरी 1581 में रामचंद्र सेन की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात में मृत्यु हो गई। रामचंद्र सेन ने अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रगति का शासक था। उसने अपने भाइयों के सत्ता सुख भोगते रहे लेकिन वह रत्न आभूषण बेचकर गुजारा चलाता रहा। चंद्रसेन ने जोधपुर राज्य को छोड़कर रात दिन पहाड़ों में घूमना और मुगल सेना से लड़ना अंगीकार किया। देखिए एक ऐसा महान शासक जिसने अपने भाइयों की अब जैसे इसके भाई थे वो उन्होंने मुगल सत्ता को भोगा, राज्य को भोगा, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने रत्न आभूषण पर बेच दिए, पहाड़ों के अंदर उनको भटकना पड़ा, लेकिन उन्होंने अगर देखा जाए तो स्वतंत्र शासक के रूप में जीवन को जीना पसंद किया और वह मुगल सेना से लड़ते हुए रहे। उन्होंने आधुनिकता को स्वीकार नहीं किया और उसी की राह पर आगे चलकर आगे कौन चले? महाराणा प्रताप। जैसे रामचंद्र सेन ने इसी की राह पर आगे कौन चले? महाराणा प्रताप चले। क्या कौन चले? महाराणा प्रताप भी इन्हीं रामचंद्र सेन की आगे महाराणा प्रताप भी रामचंद्र सेन के आगे चलकर महाराणा प्रताप ने भी बड़ा नाम कमाया इसी राह पर चलकर। इस कारण चंद्रसेन को प्रताप का अनुगामी तथा मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। इसी कारण रामचंद्र सेन को प्रताप का अनुगामी
अनुगामी या फिर मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है? प्रताप का अनुगामी या मारवाड़ का प्रताप भी राजचंद्र सेन को कहा जाता है। बालकों क्वेश्चन आता है यहाँ पर अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजचंद्र सेन को प्रताप का महाराणा प्रताप का अनुगामी क्यों कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारवाड़ का प्रताप राजचंद्र सेन को क्यों कहा जाता है, तो इसका हमको आंसर हमको इस आधार पर देना है। ठीक है, फिर इसके पश्चात में इतिहास के अंदर महत्व नहीं मिलने के कारण राजचंद्र सेन को मारवाड़ के भूलग स्थिर नायक भी कहा जाता है। इतिहास के अंदर महत्व न मिलने के कारण, इसमें महत्व नहीं मिलने के कारण, इतिहास में महत्व नहीं मिलने के कारण इनको मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ही तैयार होगा। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है, ये भी हमारे लिए तैयार एक क्वेश्चन तैयार होता है। चंद्रसेन ने इतिहास में दुश्मन होने के कारण यही था कि वह एक तरफ प्रताप की मृत्यु के बाद जहां मेवाड़ का राज्य उनके पुत्र पुत्रोदी के हाथों में रहा, वहीं चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ की गद्दी उनके भाई उदय सिंह के अधिकार में हो गई और चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच में विरोध चलता हुआ रहा। देखिए आगे चलकर गद्दी उनके आगे चलकर एक बात की जाए तो मेवाड़ की गद्दी तो किसके हाथ में रहेगी? मारवाड़ के पुत्रोदी वगैरह महाराणा प्रताप के पुत्रोदी आदि के पास में चली गई। ठीक है, लेकिन मारवाड़ की जो गद्दी है वो किसके हाथ में चली गई? उदय सिंह के हाथ में चली गई। फलस्वरूप यह भी कहानी चलता हुआ है। चंद्रसेन और प्रताप दोनों के बारे में बात की जाए तो दोनों ने चंद्रसेन और प्रताप दोनों के बारे में बात की जाए तो दोनों ने ही मुगल सेना का परस्पर सामना किया है। इन दोनों ने ही आधीनता को स्वीकार नहीं किया है। अकबर के आजीवन संघर्ष रहा है। अगर इनके बारे में कहा जाता है तो उस समय अगर बात की जाए तो चंद्रसेन और प्रताप दोनों अपने भाई बंधुओं के विरोध का सामना करना पड़ा। चाहे चंद्रसेन हो चाहे प्रताप, दोनों को अपने भाई बांधवों के विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों ने आजीवन अकबर की सेना के साथ में मुगल सेना के साथ में संघर्ष किया है, आधीनता को स्वीकार नहीं किया है। उसके पश्चात प्रताप की भांति चंद्रसेन ने भी चंद्रसेन के अधिकार में मारवाड़ का कुछ भी भाग नहीं था। मेवाड़ के मांडलगढ़ और चित्तौड़ पर मारवाड़ के बेड़का, नागौर, अजमेर आदि स्थानों पर मुगलों का अधिकार हो गया। समानता की बात की जाए तो दोनों शासकों की गतिविधि में मूलभूत अंतर पाया जाता है। दोनों शासक अपने अपने पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर मुगलों को काफी परेशान किया है। यानी मुगलों की सेना को इन दोनों ने अपने पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर दोनों ने मुगलों की सेना को क्या किया है? काफी परेशान किया है। यहाँ पर प्रताप ने चामंड जैसे कोई अपनी राजधानी उसी प्रकार प्रताप के समान चंद्रसेन ने चामंड जैसी कोई स्थायी राजधानी को नहीं बसा पाए। विशेष रूप से अगर बात की जाए चंद्रसेन की उपस्थिति मुगल सेना के वैज्ञानिक अनुसार प्रताप को सहयोग मिला था। अगर देखा जाए तो जैसे प्रताप ने चामंड को जैसी राजधानी स्थायी बना सके ऐसी चंद्रसेन नहीं बना पाया। कुल मिलाकर अगर बात कुछ भी हो बातों, लेकिन हम कह सकते हैं कि मारवाड़ के अंतर्गत एक महान जो शासक हुए हैं चंद्रसेन, इन चंद्रसेन के द्वारा मुगल साम्राज्य की आधीनता को स्वीकार नहीं किया गया है और जीवन के अंतर्गत अंतिम समय तक संघर्ष करते हुए रहे। चाहे उनको पहाड़ों में जाकर उनको प्रताप की भांति निवास करना पड़ा हो, चाहे उनको अपने रत्न आभूषण बेचकर अपना खर्चा चलाना हुआ हो, आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी इन्होंने लगातार संघर्ष करते हुए रहे। तो बेटा आज का जो टॉपिक था, जो मैंने आपको पढ़ाया था, राजचंद्र सेन के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, कल हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके पास में आएंगे और वो टॉपिक हमारा जो कल नया टॉपिक होगा वो टॉपिक है महाराणा प्रताप। उस महाराणा प्रताप को लेके आएंगे। आशा है कि आपकी समझ में आया। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।